महफ़िल उर्दू यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज हम NCERT उर्दू क्लास 6 के लेसन नंबर 5 यानी सबक नंबर 5 को पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक ही वीडियो में पूरे सबक को हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपने पिछले जो असबाक आपके हुए हैं उनका होमवर्क कर लिया होगा और आज भी आप अपना पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठिए ताकि होमवर्क आप साथ साथ नोट करते चलें और पूरा सबक आप वर्ड मीनिंग वगैरह कंप्लीट कर लें। तो आइए देर ना करते हुए आप आज का आपका सबक शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सबक नंबर 5 है और वीर अब्दुल हमीद भारत के एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं और आज़ादी में इनका बहुत अहम किरदार रहा है। पहले सबक को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो वर्ड्स उसके अंदर आएंगे उसकी मीनिंग भी हम साथ साथ बताते चलेंगे। जी, आप भी मेरे साथ पढ़िए ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो सके। एक फ़ौजी के लिए अपने मुल्क की हिफाजत करना सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। वो अपनी जान से ज़्यादा अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, मुल्क की अज़मत और शान के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। कई ऐसे मौक़े आए कि हमारे मुल्क के अज़ीम जाबाज़ फ़ौजियों ने मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। जाबाज़ कहते हैं जान की बाजी लगाने वाले को, ठीक है। वतन पर अपनी जान निछावर करने वालों में एक नाम वीर अब्दुल हमीद का भी है। उनकी पैदाइश 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश में ज़िला गाज़ीपुर के गांव धामपुर में हुई। उनके वालिद का नाम मोहम्मद उस्मान और वालिदा का नाम सकीना बेगम था। वालिद पिता को कहते हैं और वालिदा माता को कहते हैं। जी, उनका ताल्लुक़ गरीब घराने से था। उनके वालिद गुज़र बसर के लिए कपड़ों की सिलाई का काम किया करते थे। अब्दुल हमीद भी अपने वालिद के काम में उनकी मदद किया करते थे। उन्हें बचपन से ही कुश्ती लड़ने, नदी में तैरने और गुलेल से निशाना लगाने का शौक़ था। अब देखिए, बचपन के जो आपके खेल के शौक़ होते हैं वो जवानी में या फिर मुल्क की खिदमत के लिए भी काम आ सकते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ मोबाइल का यूज़ करते होंगे तो मोबाइल आपके काम नहीं आएगा उतना जितना आपकी बदन की जो कसरतें हैं वो काम आएगी। चलिए पढ़ते हैं। एक बार उनके घर के करीब की नदी में सैलाब आ गया। सैलाब कहते हैं बाढ़ को, ठीक है। उस सैलाब से गाज़ीपुर ज़िले के पदमपुर और आसपास के इलाके पानी में डूब गए। उस वक्त अब्दुल हमीद ने अपनी जान की बाजी लगाकर कई लोगों को डूबने से बचा लिया। वो अपने बचपन से ही जियाले थे। जियाले कहते हैं बहादुर को, जान की बाजी लगाने वाले को, ठीक है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते देखना उनको सख्त नागवार था। एक बार उनके गांव के ज़मींदार ने, जी अगला सफ़ा खोल लीजिए। ये देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना वीर अब्दुल हमीद, यही उनकी फ़ोटो है। जो क्वेश्चन आंसर आपके होंगे इसी सबक में से बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए आप इसको गौर से सुनिए और गौर से ही पढ़ते रहिए। एक गरीब किसान की फसल को ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश की। किसने? एक ज़मींदार ने। ज़मींदार ने अपने आदमियों को कटी हुई फसल लूट कर लाने को भेजा। अब्दुल हमीद इस ज़्यादती को बर्दाश्त ना कर सके। उन्होंने तने तन्हा उन सब का मुकाबला किया और किसान की फसल को बचा लिया। तने तन्हा कहते हैं अकेले को। वीर अब्दुल हमीद लोगों से ही नहीं अपने वतन से भी बहुत मोहब्बत करते थे। इसी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज में शामिल होने का इरादा किया। हुब्बुल वतनी कहते हैं देशभक्ति को, वतन से मोहब्बत करने को। जी, चुनांचे 27 दिसंबर 1953 को फ़ौज में उनकी भर्ती हुई। ट्रेनिंग के बाद उन्हें नसीर आबाद छावनी भेज दिया गया। यहाँ फ़ौजी तरबियत देने वाले अफसरान उनकी फ़र्ज़ शनासी से बहुत खुश हुए। बच्चों, फ़र्ज़ शनासी कहते हैं अपने फ़र्ज़ को पहचानना और अपने फ़र्ज़ को अच्छी तरह से मुकम्मल करना। ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद अब्दुल हमीद को 4 ग्रेनेडियर्स की सी कंपनी में तैनात किया गया।
अपनी बटालियन के साथ वो आगरा, अमृतसर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और रामगढ़ में खिदमत अंजाम देते रहे। 1962 में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जंग हुई। उस वक्त अब्दुल हमीद फ़ौज के जिस दस्ते में शामिल थे वो 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड का अगले पेज पे आ जाइए हिस्सा था जी। वो ब्रिगेड थी जिसने चीन के फ़ौजियों को नाको चने चबवा दिए। नाको चने चबवाना कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करना। उनकी बटालियन ने नुमाया किरदार अदा किया। उनकी बहादुरी और हौसले को देखते हुए हुकूमत ने उन्हें कई फ़ौजी एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात कहते हैं मेडल्स को। 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। उस जंग में वीर अब्दुल हमीद अपने इनफिरादी कारनामों के लिए जाने जाते हैं। इनफिरादी कहते हैं अलग, मुख्तलिफ। जंग के दौरान वो कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार की हैसियत से खेमकरन सेक्टर में तैनात थे। उस जंग में पाकिस्तानी फ़ौज ने पैटर्न टैंकों के साथ हमला किया। पैटर्न टैंक एक तरह के टैंक होते हैं जिनसे गोला बारूद बरसाया जाता है। पाकिस्तानी फ़ौज गोलाबारी करते हुए पन्नू पुल के रास्ते हमारे मुल्क की तरफ बढ़ रही थी। अब ये पन्नू पुल कहाँ है दोस्तों, ये जब क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे तो उनमें आपको बताएंगे। एक पुल का नाम था जिसका नाम था पन्नू पुल। अब्दुल हमीद ज़बरदस्त निशानेबाज थे। चूँकि आपने पढ़ा था ना पीछे कि बचपन में वो क्या करते थे, गुलेल से निशाना लगाया करते थे। उन्होंने उस ज़माने की मशहूर RCL गन से लगातार गोलाबारी करके उस पुल को ही उड़ा दिया। अब बारी उन टैंकों की थी जो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। अब्दुल हमीद ने एक जीप पर लगी RCL गन के साथ फ़ौज की एक टुकड़ी की कमान संभाल रखी थी। उन्होंने दुश्मन फ़ौज की नज़र से बचकर अपनी जीप को एक टीले की आड़ में महफूज कर लिया और यहाँ से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। यके बाद दीगरे दुश्मन के कई पैटर्न टैंक तबाह कर दिए। यके बाद दीगरे कहते हैं एक के बाद दूसरा। अब देखिए जिस वाली गन की बात हो रही ना वो इस तरह की होती है, देख रहे हैं आप, वो इस तरह की गन होती है जो जीप में पहले लगी रहती थी और वहीं से गोलियां बरसाई जाती थी जी। चलिए, सूए इत्तिफाक उसी दरमियान वो दुश्मन की नज़र में आ गए। हमला आवरों ने उनकी जीप पर ज़बरदस्त हमला किया। वीर अब्दुल हमीद हिम्मत हारे बग़ैर बिला खौफ अपने मकाम पर डटे रहे और मुसलसल गोलाबारी करते रहे। उन्होंने 9 सितंबर 1965 को दुश्मनों के 3 टैंक तबाह कर दिए, जिसके लिए उसी शाम हुकूमत हिंद ने उन्हें परमवीर चक्र देने का ऐलान कर दिया। दूसरे रोज़ 10 सितंबर को उन्होंने दुश्मनों के मज़ीद कई टैंक तबाह कर दिए। अगरचे वो इस मुहिम में बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे, इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिर दम तक दुश्मनों का मुकाबला करते रहे और अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे। ठीक है, मुहिम कहते हैं किसी बड़े काम को। ठीक है बच्चों, चलिए, उनकी सांस रुकते वक्त उनका आखिरी जुमला था कि साथियों आगे बढ़ो, यानी हार नहीं मानना। दौरान जंग 10 सितंबर 1965 को गोली लगने से जब उनकी शहादत हुई, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 32 बरस थी। उनकी नाकाबिल फरामोश बहादुरी, तरगीब आफरी क़यादत और अज़ीम क़ुरबानी का एतराफ़ करते हुए हुकूमत हिंद ने अब्दुल हमीद को पस अज़मर्ग यानी मरने के बाद सबसे बड़े फ़ौजी एज़ाज़ पदमवीर चक्र से नवाजा। महकमा डाक ने उनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया। उनकी याद में उनके गांव का नाम अब्दुल हमीद धाम रखा गया।
आज भी पूरे हिंदुस्तान में वीर अब्दुल हमीद का नाम बड़े इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। वो हमारे मुल्क के उन अज़ीम फ़ौजियों में थे जिनमें जज्बा हुब्बुल वतनी, शुजाअत और दिलेरी कूट कूट कर भरी हुई थी। वह मुल्क की सालमियत और कौमी यकजहती के अलमबरदार थे। उन्होंने न सिर्फ फ़ौज के वक़ार को बढ़ाया बल्कि दूसरे फ़ौजियों के लिए हौसला मंदी की मिसाल भी कायम की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक डाक टिकट दिख रहा होगा, ये ना जो आपने देखा होगा ना, डाक खाने होते हैं, वहाँ पे डाक टिकट मिलते हैं। जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह कोई डाक भेजते हैं तो उसके ऊपर टिकट लगाते हैं। तो भारतीय जो डाक थी, इंडियन पोस्ट ऑफिस ने उनके नाम का डाक टिकट जारी किया, उनकी बहादुरी की वजह से। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा सबक और रह गया है, बस इसको पढ़ लेते हैं और जल्दी से वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। अब देखिए, वर्ड मीनिंग आपके होमवर्क में आता है और जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं करेंगे आपको सबक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी मानी आपको नहीं पता होता। तो उसको आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपके सबक में बहुत सारी कमियां आती रहेंगी। चलिए इनको याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। जानिसार किसको कहते हैं? जान कुर्बान करने वाला। हुब्बुल वतनी कहते हैं वतन से मोहब्बत। कौमी यकजहती, कौमी इत्तिहाद। और सरशार कहते हैं बच्चों मदहोश, बेखुद। ना को चने चबवाना एक मुहावरा है, परेशान कर देना, आजिज़ कर देना। ठीक है। तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं हिफाजत को, और टुकड़ी कहते हैं टोली को। ठीक है, किसको कहते हैं? टोली को, जमात को। छक्के छुड़ा देना मुहावरा है एक, दुश्मन को हर तरह से हरा देना। यके बाद दीगरे, एक के बाद एक। ठीक है। नाकाबिले फरामोश, कभी ना भुलाई जाने वाली। सुए इत्तिफाक कहते हैं बुरा इत्तिफाक, मौके की ख़राबी। ठीक है। तरगीब कहते हैं शौक़ दिलाने को, और क़यादत कहते हैं बच्चों सरपरस्ती को। ठीक है। और पस अज़ मर्ग कहते हैं मरने के बाद को। ठीक है। सालमियत कहते हैं सलामती को। ठीक है। हाँ, अब देखिए कुछ सोचने वाली बातें भी हैं। ये एक मुन्ना बैठा हुआ है छोटा सा, ये क्या सोच रहा है आइए देखते हैं। गौर करने की बात। अपने वतन की तरक्की के लिए किया गया कोई भी काम वतन से हमारी मोहब्बत को जाहिर करता है। ठीक है। हर किस्म के जुल्म और ज़्यादती को रोकने की कोशिश करना इंसानियत की खिदमत है। वीर अब्दुल हमीद का यही जज्बा इंसानियत और हौसला मंदी उनकी शख्सियत का अहम पहलू माना जाता है। परमवीर चक्र हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। इसको आप याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय फ़ौज को मिलने वाला सबसे बड़ा जो इनाम होता है, सबसे बड़ा जो एजाज़ होता है वो क्या है? तो परमवीर चक्र होता है, जिसे जंग के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करने के लिए दिया जाता है। अब आपका कुछ काम सोचने का है, आपको सोचना है और बताना है। ठीक है। बचपन में अब्दुल हमीद को जिन खेलों का शौक़ था वो बाद में उनके किस तरह काम आए? बताइए कैसे काम आए? जैसे निशानेबाजी तो कैसे काम आई? उन्होंने दुश्मन पे निशाना लगाया और उनका निशाना अचूक था। ठीक है। निशानेबाजी यानी कि गुलेल से। अब्दुल हमीद ने ज़मींदार की किस ज़्यादती को मानने से इनकार कर दिया था? ठीक है, उस वाली ज़्यादती को जब वो एक मज़दूर की फसल को लूटने की कोशिश कर रहा था। ठीक है बच्चों। चीन के साथ जंग में अब्दुल हमीद की बटालियन किस ब्रिगेड का हिस्सा थी और उसे कौन से फ़ौजी एजाज़ात हासिल हुए? ये भी हमने पढ़ लिया, इसको भी बताइए। पाकिस्तानी फ़ौज के टैंकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अब्दुल हमीद ने क्या किया? पुल था उसको तोड़ दिया। अब्दुल हमीद की शहादत के बाद हुकूमत ने उनकी खिदमत के अतराफ़ में क्या किया? उनको परमवीर चक्र से नवाजा। ठीक है। अब्दुल हमीद की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? अब बताइए, इसको आपको अपने अल्फाज में लिखना है और बताना है। जैसे कि अब्दुल हमीद की ज़िंदगी से हमें देशभक्ति का सबक मिलता है, और हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने वतन के लिए जान की बाजी लगा देनी चाहिए। ठीक है बच्चों जी। दिए गए मुरक्कब लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करिए। अब देखिए मुरक्कब लफ्ज़ कैसे होते हैं? मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं मिले हुए लफ्ज़ों को। जो लफ्ज़ दो से ज़्यादा से मिलकर बने हैं उनको मुरक्कब कहते हैं। जैसे यहाँ सूए इत्तिफ़ाक़, ये सूए अलग है और इत्तिफ़ाक़ अलग है। ठीक है। जज्बा अलग है और हुब्बुल वतनी अलग है। गुज़र अलग है, बसर अलग है। ठीक है। तो आपको क्या करना है? इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। कैसे करना है? देखिए मैं एक करके बता देता हूँ आपको। मैं रास्ते से जा रहा था,
मैं रास्ते से जा रहा था, सूए इत्तफाक गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया। किसका? गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, तेल ख़त्म हो गया, आपको इन्हीं लाइनों में लिखना है। ठीक है, जज्बा हुब्बुल वतनी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप कि हमारे देश के लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी बहुत पाया जाता है। गुज़र बसर को कैसे कर सकते हैं कि आजकल मज़दूर लोग बहुत कम मज़दूरी पर गुज़र बसर कर रहे हैं। इज़्ज़त व एहतराम, इसको भी आप कैसे कर सकते हैं कि जब हम किसी को इज़्ज़त व एहतराम देते हैं तो बदले में वो भी हमारी इज़्ज़त करता है। तने तन्हा, विराट कोहली ने तने तन्हा ही दूसरी टीम को हरा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। चलिए आगे आ जाइए। दिए गए मुहावरों को के माना मालूम कीजिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। देखिए, जान की बाजी लगाना, इसके माना क्या होते हैं कि अपनी जान पर खेलकर कोई काम अंजाम देना। ठीक है, अपनी जान की परवाह ना करना और जान की बाजी लगाकर कोई काम अंजाम दे देना। यहाँ आपको क्या करना है? जुमलों में इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे? मैं एक मिसाल देकर बता देता हूँ। जैसे साजिद ने जान की बाजी लगाकर डूबने वाले को बचा लिया। ठीक है, डूबने वाले को बचा लिया। ठीक है बच्चों जी, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, तो ना को छने छपवाना, इसको भी आपने ऊपर भी देख लिया है और अब आप अपने जुमले में से इसको इस्तेमाल कीजिए। छक्के छुड़ाना, इसका भी हमने आपको बता दिया है ऊपर। मौत के मुंह से निकालना, ठीक है, ये भी एक मुहावरा है, मौत के मुंह से निकालना। तो इनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। और ये होमवर्क आप कहाँ करेंगे? आगे अगर अभी आपके पास किताब नहीं है तो आप अपनी कॉपी में कीजिए। ठीक है बच्चों, किताब आपको जल्दी मिल जाएगी जैसे ही छुट्टियाँ ख़त्म होगी। पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे दिए गए अल्फाज को पढ़िए जी। नोक झोंक, ताक झांक, धक्का मुक्की, ये वो मुरक्कब अल्फाज हैं जो बज़ाहिर अलग अलग नज़र आ रहे हैं लेकिन दोनों के माना एक ही हैं। आप इसी तरह 5 अल्फाज तलाश करके लिखिए जिनमें अल्फाज अलग अलग हों लेकिन माना एक हो। आपको क्या करना है? ऐसे 5 अल्फाज और ढूंढने हैं, जैसे रोक टोक। ठीक है ना, रोक टोक। जान पहचान, ठीक है, जान पहचान, ये भी क्या हो गया? एक ही माना में लिखे जाते हैं। ठीक, तो इस तरह आप 5 जब ध्यान करेंगे तो आपके 5 मुकम्मल हो जाएंगे। अमली काम, अब देखिए प्रैक्टिकली काम आपको क्या करना है ये आप गौर से सुन लीजिए। ठीक है, अमली काम। क्या आप ऐसे बच्चों के बारे में जानते हैं जिन्होंने बहादुरी भरे कारनामे अंजाम दिए हैं? बहादुर बच्चे के उन्वान से ऐसे बच्चों की फहरिस्त तैयार कीजिए अगर आप जानते हैं तो। क्या आपके गांव, महल्ला या कॉलोनी से कोई शख्स फ़ौज में है? अगर हाँ तो उनसे मिलकर उनके तजर्बात मालूम कीजिए और तहरीरी शक्ल में उसे बयान कीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके आसपास से कोई फ़ौज में है तो आप उससे मिलिए और उनसे कहिए कि सर आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए जो आपने फ़ौज में महसूस किया हो। चलिए, अपने हम जमात साथियों के साथ दिल्ली में वाक़े नेशनल वॉर मेमोरियल की सैर कीजिए और मेमोरियल के मखसूस हलकों अमर चक्र, त्याग चक्र, वीरता चक्र, रक्षा चक्र के बारे में मालूमात जमा कीजिए। आप दिए गए वेब लिंक की मदद से भी नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, दिल्ली तो कब आपका टूर जाता है हमें नहीं मालूम और जाएगा भी नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन ये जो किताब है ना आपकी, इसमें यहाँ ये जो लिंक दिया हुआ है, जब आप इसको इंटरनेट पर डालेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें ये खुल के आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक, तो इस वाले लिंक से आप सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने ये पूरी वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आप अपना होमवर्क ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो किताब का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से किताब को हासिल कर सकते हैं।